ओके, गुड आफ्टरनून। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस बॉक्स के बारे में पढ़ा था। सो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द लाइक लास्ट पोर्शन और लास्ट पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स का मैंने लास्ट टाइम आपको डायग्राम बना के दिखाया था। तो मैं वो डायग्राम को फिर से आपको एक बार क्विकली वो डायग्राम का व्यू दिखाना चाहता हूँ, सो दैट वी कैन मूव अहेड। अगर आपको याद होगा ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर आपको याद होगा तो वो जो डायग्राम था वो डायग्राम कुछ इस टाइप से था, एस टाइप से था, इफ यू रिमेम्बर। इस टाइप से था, ठीक है। और ये पूरा चीज एक बॉक्स के अंदर रहता था। और हम लोगों ने लास्ट टाइम जो देखा था, यहाँ पे अलग अलग स्लॉट्स थे। और मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट बताया था कि जो स्लॉट्स हैं, ठीक है, वो देखने में इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से। तो बेसिकली इसके ऊपर जो है एक आपका अगर टॉप व्यू है ये, तो इस टाइप का एक नॉब लगा हुआ रहता है, मेटालिक नॉब। तो मेटालिक नॉब जब लगा हुआ रहता है, इसका अगर सर्किट, इसका अगर साइड व्यू देखें तो साइड व्यू कुछ इस टाइप से होता है। साइड व्यू अगर देखें तो साइड व्यू कुछ इस तरह से होता है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि अगर ये नॉब में मैंने ये मेटालिक कंडक्टर ऐसे इस नॉब को डाल दिया यहाँ पे, इसका टॉप व्यू है, ये नॉब है, ठीक है। तो नॉब अगर यहाँ पे डाला हुआ है, इसका मतलब जो भी करंट फ्लो कर रही है वो करंट इस नॉब के थ्रू होके इधर जा रही है, एंड नो करंट इज गोइंग थ्रू दिस रजिस्टर आर। लेकिन अगर सर्किट इस टाइप से है कि मैंने इसके अंदर का मेटालिक नॉब जो है वो निकाल दिया है, तो उस केस में जो भी रजिस्टर है इस दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये ब्रास से बने हुए होते हैं तो मेटालिक पार्ट्स होते हैं। तो जो भी रजिस्टर, तो जो भी करंट ऐसे आएगा, बिकॉज यहाँ पे गैप है, करंट कैन नॉट फ्लो लाइक दिस, तो करंट विल टेक दिस पाथ एंड इट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट। तो उस केस में ये जो रेजिस्टेंस है, समझिएगा, उस केस में ये जो रेजिस्टेंस है जो दोनों ब्रास कॉन्टैक्ट्स को कनेक्ट कर रही है, तो ये रेजिस्टेंस उस सर्किट में आएगी। तो लास्ट क्लास में हमने एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम पढ़ा था। देयर इज वन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। एक वैरायटी क्या है? एक वैरायटी है कि वी विल बी गिवन अ रेजिस्टेंस एंड वी विल बी आस्क्ड कि वो रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं। वी विल बी गिवन अ रेजिस्टेंस एंड वी विल बी आस्क्ड, ये मैंने लास्ट टाइम कराया था, क्विक रिकैप करा रहा हूं। एंड वी विल बी आस्क्ड हाउ that particular resistance can be brought to the circuit, how that particular resistance can be brought into circuit, ये सवाल हो सकता है। दूसरा वैरायटी ऑफ सवाल ये हो सकता है कि एक स्नैपशॉट या पिक्चर आपको दे दे, प्रोवाइडेड रहेगा, where few knobs will be removed and some knobs will be present। और फिर हमसे पूछा जाएगा कि एज पर डायग्राम what is the resistance
in the circuit. I hope you understood the second part. मतलब ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको पता है, मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि 1 2 2 5 10 20 20 50 100 100 200 200 500 1000 2000 2000 5000, ये रेजिस्टेंसेस की पूरी रेंज हमने ली थी और इनकी मदद से हम कोई भी अदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते थे, इफ यू रिमेम्बर। और ये तो मैंने जस्ट एक स्कीमेटिक बनाया है। लास्ट क्लास में अगर आप डायग्राम देखोगे, मैंने वो डायग्राम में यहाँ पे जितने भी नॉब्स प्रेजेंट थे, सारे नॉब्स बताए थे। आपको याद है यहाँ पे इन्फिनिटी था, जितने भी नॉब्स थे सारे नॉब्स की क्या रेजिस्टेंसेस थी मैंने बताई थी। समझने वाली चीज है कि अगर नॉब अपनी जगह पे इंटैक्ट है, मतलब नॉब उस स्लॉट में गया हुआ है, तो फिर उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं आएगी, और अगर नॉब निकला हुआ है बाहर तो फिर वो रेजिस्टेंस सर्किट में आएगी। यही फेनोमेनन से यही कॉन्सेप्ट आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का भी होता है। सेम कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस बॉक्स अगेन वो भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए ही आता है। वो भी एक टाइप का डिवाइस ही है, लेकिन इतना ज्यादा इंटीग्रेट नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा इंट्रिकेट आपका या ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स का ही आता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इसके दो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम हम लोगों ने देखे। कौन सी वैरायटी? पहला कि आपको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा एंड यू वुड बी आस्क्ड कि कैसे ये रेजिस्टेंस पोस्ट ऑफिस बॉक्स की मदद से बनाई जाए, कौन कौन से रजिस्टर आप हटा के ये रेजिस्टेंस बनाना चाहते हो। पहला सवाल ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4, ये सर्किट कैसे बनाओगे? 1 into 10 प्लस 2 into 10, ठीक है, 1 into 1 सॉरी प्लस 2 into 10, मैंने गलत किया 1 2 3 4। आपको प्लेस वैल्यू पता है, राइट? 4 into 1 प्लस 3 into 10 प्लस 2 into 100 प्लस 1 into 1000। तो आप इस कैसे बनाओगे? 1000 का निकाल दो तो रेजिस्टेंस में आ गया। 200 का निकालो या 200 का निकालो, तुम्हारी मर्जी। 3 10 का निकालो या 20 और 10 का निकाल लो। 3 10 होता नहीं है अगर आपको याद होगा तो सर्किट में, या 20 10 ले लो। 4 1 1 एक ही होता है, 1 2 2 5, तो 4 करने के लिए आप 2 2 ले लो, तो आपको ये सर्किट पूरा बन जाएगी। ठीक है, तो एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम ये आएगी कैसे एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आप क्रिएट करोगे, कौन से नॉब हटाओगे। ठीक है, दूसरा आपको एक स्नैपशॉट या पिक्चर दे दी जाएगी, उसको देखते हुए क्या क्या नॉब सर्किट में है और क्या क्या नहीं है उनको देखो। सर्किट में जो नॉब प्रेजेंट है वो रेजिस्टेंस बर्बाद है, वो रेजिस्टेंस सर्किट में है ही नहीं, और जो नॉब गायब है वही रेजिस्टेंस सर्किट में आ रही है। तो इसकी मदद से आप प्रॉब्लम वैरायटी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा जो मेजर एप्लीकेशन है पोस्ट ऑफिस बॉक्स का और जिसके ऊपर सवाल बन सकते हैं वो है कि टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक स्कीमेटिक बना रहा हूं, सो प्लीज बेयर अप विथ मी फॉर सम टाइम। मैं ये स्कीमेटिक बना रहा हूं, ठीक है, और मैं वो एस आपके सामने बना के रख रहा हूं। मैंने स्कीमेटिक पूरा डिटेल में बनाया हुआ है लास्ट क्लास में, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इसका आउटलाइन बना के, ठीक है। अभी अगर आपको याद होगा मैंने कुछ पॉइंट की मार्किंग की थी, ठीक है, मैं थोड़ा सा वो डायग्राम रेफर कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि अदरवाइज वो याद नहीं रहता है। तो आपको भी बोर्ड के लिए, बोर्ड में ये सवाल आएंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। याद करो इस जगह पे कहीं पे आप, अगर प्रीवियस डायग्राम आपके पास है, आपने नोट्स बना लिया, यहाँ पे कहीं पे सी था, बीच वाला एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे बी था, यहाँ पे कहीं पे ए था, और यही पॉइंट में नीचे यहाँ पे डी था।
So this is what these were the 4 points, connection points, right? इसमें से कनेक्शन होता है बेसिकली। तो इसका जो मेजर एप्लीकेशन आता है जिसके ऊपर सवाल बन सकता है, ठीक है, वो है टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। तो बेसिकली इसमें इसको ये मेथड को यूज करने के लिए अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस बॉक्स बोल रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस बॉक्स को लेके आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनानी पड़ेगी। ठीक है, देखो इसे फॉर एग्जांपल इसे मार्क करो P, इसे मार्क करो Q, इसे मार्क करो R, और ये है X एंड दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो P है, ये P विल टेक द वैल्यू 10, 100 and 1000 and we will take this value from post office box। और Q में जो वैल्यूज रखेंगे वो रखेंगे 10, 10 और 10, यही यूज करेंगे। and we will again take these values from post office box। ठीक है, अभी देखो ये X जो है ये अननोन है, ये R भी जो है, ठीक है, ये R भी जो है, ये मैं रेजिस्टेंस अगेन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस बॉक्स लूंगा, ये R रेजिस्टेंस। अभी ये पॉइंट्स मैं कुछ मार्क करता हूं और आपको मैं दिखाऊंगा सर्किट A, B, C और D, और इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है B और D के बीच में। अच्छा, इन सभी पॉइंट्स A, B, C और D, इनकी मार्किंग को, इनकी जो मार्किंग मतलब इनकी जो लेबलिंग हुई है, इज बेसिस द पॉइंट्स with which they are connected in PO box, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। क्या मेरी बात समझ आई है? सो ध्यान से देखो, A और B के बीच में रेजिस्टेंस P है, गैल्वेनोमीटर B और D के बीच में कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड D एंड बिकॉज ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो एक बैटरी कनेक्ट होगी A और C के बीच में। लेट मी कनेक्ट दैट बैटरी लाइक दिस। A battery is connected between A and C। तो सबसे पहले A और C के बीच में आप एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। A और C के बीच में आप एक बैटरी कनेक्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद B और D के बीच में आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें। B और D के बीच में आप एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें। A और B के बीच में P इज कनेक्टेड, A और B के बीच में P इज कनेक्टेड, B और C के बीच में आपका Q कनेक्टेड है। तो ठीक है, तो इसको मैं ऐसा नहीं बना के, ठीक है, अभी देखिए ध्यान से, A और B के बीच में P रेजिस्टेंस है, तो A और B के बीच में आप जितने भी रेजिस्टर्स इन्वॉल्व है, आप ओरिजिनल डायग्राम देखिए, इसके अंदर A और B का बीच में जो P रेजिस्टेंस है 10, 100 और 1000,
इन्हीं में से मुझे यहाँ पे जो नॉब्स प्रेजेंट थे वही नॉब्स को हटा के 10, 100 और 1000 के रेजिस्टेंस मुझे डालने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। बी और सी के बीच में 10, 10, 10, तो इनके बीच में 10 ओम के रेजिस्टेंस में निकालूंगा, सो दैट यू नो आई एम एबल टू गेट रेजिस्टेंस ऑफ 10 बिटवीन बी एंड सी। सी एंड डी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस होगा, सी एंड डी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस होगा, जो कितनी वैल्यू है वो मुझे समझनी है। और आर जो है, जो ए और डी के बीच में कनेक्टेड है, उसको मैं मतलब पोस्ट ऑफिस बॉक्स में कनेक्शन है, उसकी रेजिस्टेंस मैं वेरी करा सकता हूँ ए और डी के बीच में डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अब देखो ये कैसे वर्कआउट होता है, ध्यान से सुनना। ये वर्कआउट ऐसे होता है कि मान लो ये जो एक्स रेजिस्टेंस है, सपोज इफ आई से कि एक्स रेजिस्टेंस ये एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, बट इट्स एन अननोन रेजिस्टेंस। समझने की कोशिश करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये बात समझाने की, ठीक है? ये बहुत दिमाग वाली चीज है, तो ध्यान से सुनिए। अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो ये अननोन रेजिस्टेंस का डिटर्मिनेशन ही पोस्ट ऑफिस बॉक्स के कनेक्शन का सबसे टफ सवाल बनता है। तो कैसे डिटरमाइन करें, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाना चाहता हूं। मान लीजिए मैं बोलूं कि इस के बीच में जो रेजिस्टेंस है, सपोज दैट इज इक्वल टू 3.584 ओम, सपोज 3.584 ओम, ठीक है? 3.584 ओम है ये रजिस्टर जो है, ये जो रेजिस्टेंस है x, दिस इज 3.584 ओम। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, बट हमें पता नहीं है कि ये 3.584 ओम है। लॉजिकल है ये। तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? अब हमें ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे चाहिए, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं कैसे नियरेस्ट डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करूं। एग्जैक्टली मैं थर्ड डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट 2 डेसिमल प्लेस तक एग्जैक्टली मैं कैलकुलेट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ पीओ बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। कैसे कैलकुलेट करूंगा समझने की कोशिश करूं। 3.58 है, ठीक है? सबसे पहले मैंने यहां से 10 लिया और यहां से 10 लिया। सो अगर मैंने यहां से 10 लिया, देखो ध्यान से, 10 इंटू, तो ये 10 इंटू 3 अगर ये बैलेंस विस्टोन ब्रिज है तो 10 इंटू 3.584 करूंगा, शुड बी इक्वल टू 10 इंटू आर। तो 10 कट गया, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई? 3, रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 3.584। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स की मदद से 3.584 डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगा। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में मेरा लीस्ट काउंट कहां से शुरू होता है? 1 से। तो 1, 2, 2 डेसिमल वाला क्वांटिटी मैं कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज डेसिमल के एक लिस्ट है, एक के नीचे वाले रेजिस्टेंसेस मैं कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। तो अब सवाल है मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा पहला डिजिट क्या है, कैसे डिटरमाइन करूंगा? तो ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, जब ये 10 है, 10 इंटू 3.584 एंड 10 इंटू आर किया, तो 10 कट गया, तो आर की वैल्यू 3.584 आई। अब मैं ये आर की जो वैल्यू है, ये आर की वैल्यू मैं वेरी कराऊंगा। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट डिजिट डिटर्मिनेशन, फर्स्ट डिजिट कैसे डिटरमाइन करूंगा? मैं आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक वेरी कराने की कोशिश करूंगा, 1 से लेके 9 तक, फर्स्ट डेसिमल प्लेस है। तो 1 से लेके 9 तक, तो एक रेजिस्टेंस रखूंगा, तो मेरी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन एक साइड में होगी। सुनना ध्यान से, एक साइड में होगी। क्यों? क्योंकि ये 10 इंटू 3.484 आया, बट इधर 10 है, बट इधर 1 है। तो 10 इंटू 1 और 10 इंटू 3.584 मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट बहेगा, तो गैल्वेनोमीटर विल गिव ए डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? कब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं बहेगा? जब इधर भी 3.584 हो, बट इधर तो 3.584 लाया नहीं जा सकता है। तो क्या करें? तो इधर ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बढ़ाएंगे 1 से लेके 10 तक। एक में गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है, कैसे करूं? ऐसे करूं। एक में गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन मान लो आई लेफ्ट, 2 में आई लेफ्ट, 3 में आई लेफ्ट। लेकिन जैसे ही मैंने 4 किया, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगी। क्या समझ में आया? ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा बोलो? क्योंकि रेजिस्टेंस जो अननोन है वो 3.584 है। तो जब आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 तक लाई होगी, तो 10 इंटू 3 30 हो गया, और ये 10 इंटू 3.584, तो ये 35 और ये 30।
लेकिन जैसे ही आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 कर दी तो इधर की रेजिस्टेंस 10 इंटू 4 40 हो गया, जो कि 35.84 से ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इससे पहले अभी इन दोनों का प्रोडक्ट P और X का प्रोडक्ट Q और R के प्रोडक्ट से ज्यादा हो गया, तो अब जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन अदर साइड में होगी। तो आपको वो दो इंटीजर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेक करनी है जिनके बीच में डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर वायर हैज चेंज फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन। क्या वो है 3 और 4 के बीच में? इसका मतलब अपने को समझ में आ गया कि पहला डेसिमल प्लेस जो है वो 3 और 4 के बीच में है, मतलब पहला डेसिमल प्लेस मेरा 3 डिटरमाइन हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई है? मुझे अभी भी 3.584 पता नहीं है, ऐसा समझ लो कि तुम्हारी जो रेजिस्टेंस है वो डॉट 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 है। पहला प्लेस तुमने निकाल लिया कि वो 3 है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में तुम्हारी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन पहले 3 तक डिफ्लेक्शन इधर थी, जैसे ही 4 किया डिफ्लेक्शन इधर हो गई। इसका मतलब तुम्हारी जो रेजिस्टेंस है, पहला डेसिमल प्लेस है अननोन रेजिस्टेंस का, वो 3 और 4 के बीच में है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? बोलो बोलो, समझ में आया? पहला, इसको लिखाना बहुत सरदर्द वाली बात है, लंबा 2 पेज का पूरा इसका डिजाइन बनेगा, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं, आपको अपने शब्दों में लिख लेना है या फिर इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है और आपके दिमाग में सेट करना है। तो पहला डेसिमल प्लेस 3 आ गया, अब दूसरा डेसिमल प्लेस निकालना है। दूसरा डेसिमल प्लेस कैसे निकालूं? दूसरा डेसिमल प्लेस निकालने के लिए मैं 100 सिलेक्ट करूंगा और इधर से भी 10 सिलेक्ट करूंगा। मैंने ये ऑरेंज कलर से दिखाया है, देखो 100 और 10। तो 100 इंटू 3.584 will give me what? 100 into 3.584 is equal to 10. So this will now give me 10 into R. तो ये जो R की वैल्यू है वो कुछ आएगी सेकेंड डेसिमल प्लेस तक, which is 35.84. अब मैं आपको सेकेंड प्लेस डिटर्मिनेशन सिखाऊंगा, डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस या सेकंड प्लेस की डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाला थर्ड फर्स्ट प्लेस था, बोल रहा हूँ सेकंड प्लेस मतलब डेसिमल के बाद वाला पहला डिजिट की बात कर रहा हूँ। सेकंड प्लेस डिटर्मिनेशन कैसा करेंगे? ठीक है, अब हम आर की वैल्यू, मुझे पता है कि जो फर्स्ट प्लेस है वो 3 और 4 के बीच में है, मतलब पहला प्लेस 3 है। अब जो दूसरा प्लेस निकालना है उसके लिए मैं इधर क्या सिलेक्ट किया, 100 सिलेक्ट किया पी की वैल्यू, और आर क्यू की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स पोस्ट ऑफिस बॉक्स से कितना सिलेक्ट कर लिया, 10 सिलेक्ट किया। तो अगर पोस्ट ऑफिस बॉक्स से 100 सिलेक्ट कर लूं पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू 10 सिलेक्ट कर लूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या मैं ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं बोल सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ये, इसको मैं अभी कितने से कितने तक वेरी कराऊं? इसको मैं अभी वेरी कराऊंगा 30 से लेके 40 तक। 30 पे डायरेक्शन इधर, 31 पे डायरेक्शन इधर, 32 पे डायरेक्शन इधर, 33 पे डायरेक्शन इधर, 34 पे डायरेक्शन इधर, 35 पे डायरेक्शन इधर, 36 पे डायरेक्शन इधर। क्या 35 और 36 के बीच में आपका डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर चेंज होगा? ध्यान से समझो, तो 35 और 36 के बीच में चेंज हो रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, ये अकल वाली चीज है, ये ऐसे चुपचाप बैठ जाओगे वहां पे सर के ऊपर लोड लेके तो नहीं समझ पाओगे। सेकंड डिटर्मिनेशन, सेकंड प्लेस डिटर्मिनेशन कैसे करोगे? आपको पहला प्लेस मिल गया है, पहला प्लेस 3 है, मतलब अब आप सेकंड प्लेस डिटर्मिनेशन के लिए आर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कराओगे? 30 से लेके 40 तक। सो 30 से लेके 40 तक वेरी कराओगे तो दिख रहा है कि 35 और 36 के बीच में आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपोजिट हो रहा है। इसका मतलब मेरा सेकंड डेसिमल प्लेस जो है वो 5 है, तो मेरा सेकंड डेसिमल प्लेस आ गया 5। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसा कि मैं बोल चुका हूं कि आप पोस्ट ऑफिस बॉक्स की मदद से सेकंड डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो इसका यूटिलिटी ये होता है कि कभी कभी ऐसे डिवाइसेस बनाने की जरूरत पड़ती है जहां पे रेजिस्टेंस बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें सेकंड डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी चाहिए, तो वो हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स या सेट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सेकंड डेसिमल प्लेस आ गया, अभी थर्ड डेसिमल प्लेस लाना है। क्या आप मुझे अक्ल लगा बता सकते हो? थर्ड डेसिमल प्लेस में देखो, ये 1000 किया है और ये 10 किया है, तो 1000 और 10 किया है, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि जो मुझे रेजिस्टेंस वेरी करानी पड़ेगी वो कितने से वेरी करानी पड़ेगी? 350 से 360 तक। कितने से कितने के बीच में वेरी करानी पड़ेगी? 350 टू 360। क्या बात समझ आई? अब मैं रेजिस्टेंस को
थर्ड डेसिमल प्लेस के डिटर्मिनेशन के लिए यहां लिख रहा हूं, थर्ड डिजिट डिटर्मिनेशन मतलब डेसिमल प्लेस के बाद सेकंड डिजिट डिटर्मिनेशन है। थर्ड डिजिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक था और फिर डेसिमल के बाद दो और, तो थर्ड प्लेस डिटर्मिनेशन के लिए क्या करूं, मैं रेजिस्टेंसेस वेरी कराऊंगा 350 से लेके 360 तक। ये देखो 350 में इधर, 351 में इधर, 352 में इधर, यही चलता रहेगा कहानी। 358 में इधर और 359 में इधर एंड 360 में भी इधर। इसका मतलब तुम्हारी जो रेजिस्टेंस है थर्ड डेसिमल प्लेस जो है वो 8 और 9 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब वो डिजिट क्या है, 8 है। तो आपने देखो सेकेंड डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, इसके आगे आप नहीं कर सकते। तो सेकेंड प्लेस ऑफ डिटर्मिनेशन, सेकेंड प्लेस तक आप एक्यूरेट डिटरमिन कर सकते हो। तो सवाल आ सकते हैं कितने डेसिमल प्लेस तक आप करेक्ट रीडिंग डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये वही बच्चा कर सकता है जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है ये? तो सेकंड प्लेस तक आप करेक्ट डिटर्मिनेशन कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? पक्का? क्लियर है? पक्का? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये सर्किट है, कैसे आप निकालते हो सोचो, लॉजिकली सोचो इसको, ठीक है। और ये जो सर्किट में मैंने यहाँ पे सेट किया है 10,000, 10, 100,000, 10, 10, 10, ये जो मैंने सेट किया है, ठीक है, ये वैल्यूज मैं उसी ऑर्डर में निकालते हैं, इसी ऑर्डर में पुट करते हैं। ये साइंटिफिकली डिजाइंड है क्योंकि इससे मुझे थर्ड प्लेस सेकंड प्लेस तक डिटर्मिनेशन सही तरीके से मिल जाती है। ध्यान से देखो, ये समझ में आना चाहिए आपको। क्या क्लैरिटी है ये? अब आप लॉजिकली सोचो, कोई भी एक रेजिस्टेंस सोच लो। सपोज आपने देखा है 2.732, कैसे डिटरमाइन करोगे 2.732? पहले डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट के लिए आप 10 10 लोगे, 10 10 लोगे मतलब आप वेरी कराओगे 0 से लेके या 1 से लेके 9 तक। तो एक में एक डायरेक्शन में, 2 में एक डायरेक्शन में, 3 में अपोजिट डायरेक्शन में। तो 2 और 3 के बीच में लेफ्ट हैंड साइड वाला डिजिट का डिटरमिनेशन हो गया। अब दूसरा डिजिट के लिए आप 20 से 30 में वेरी कराओ, तीसरे के लिए 20 और 30 के बीच में वेरी कराओगे। तो 20 और 30 के बीच में वेरी कराओगे तो 2.372 बोला था शायद मैंने। तो सेकंड वाला डिजिट 23 और 24 के बीच में आएगा। उसके बाद 230 और 240 के बीच में आप वेरी कराओगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपका सेकंड डेसिमल प्लेस तक करेक्ट डिटर्मिनेशन मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? पक्का? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे सेकंड डेसिमल प्लेस तक? ठीक है, क्या आपको बात समझ में आई है? सो दिस इज अ प्योरली, इस सेक्शन से बहुत ज्यादा सवाल बनते नहीं है, बट हाँ अगर कभी कभार कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अगर पूछ लिया जाए, राइट, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट बोर्ड में इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं, सो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए अभी एक छोटा सा सेक्शन है, देखिए, दैट इज द कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम बता दूं। अगेन ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, टेबल एंड ऑल दोस थिंग्स, आपको फिर मैं उसका नॉलेज देता हूँ। ये देखो,
जस्ट बेयर विथ मी, अपना अपना नोट्स तैयार कर सकते हो तब तक। Just give me a moment. Just a moment. देखिए इसमें कुछ ये कलर कोडिंग का क्या इंपॉर्टेंस, सबसे पहले मैं ये टेबल बना देता हूँ बिकॉज ये हमें रेफर करने की जरूरत है। एक दो बार आप इसको अच्छे से मैं आपको याद रखने का तरीका भी बता दूंगा सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट। 0 0 10 to the power 0, 1 1 10 to the power 1, 2 2 10 to the power 2, 3 3 10 to the power 3, ठीक। आइए सो नाउ लिसन टू मी। ये आपका एक जनरल टेबल है, बट इस टेबल से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है और पूरा कलर कोडिंग इसी के ऊपर बेस्ड है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। देखिए एक्चुअली इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ऐसा होगा कि हमारे जनरली जो डिवाइसेस में हम जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं वो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी होती है हम उस रजिस्टर के ऊपर वो वैल्यू लिख नहीं सकते। फिर से बोल रहा हूं, सपोज हमें कोई भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस यूज करना है, अब उस रजिस्टर के ऊपर वो वैल्यू जब तक लिखी हुई ना हो हमें पता कैसे चलेगा कि ये रजिस्टर
कितने ओम का रेजिस्टर। तो प्रॉब्लम ये है कि जो रेजिस्टेंसेस बनती है वो रेजिस्टेंसेस इतनी छोटी होती है कि उनके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू एनग्रेव करना इज अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। दैट वुड क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर कि इतना रेजिस्टेंस छोटा सा बनाओ, उसके ऊपर वो इनग्रेविंग करते हुए ही आपको ज्यादा समय लग जाएगा, जिससे मास स्केल में रेजिस्टेंस प्रोडक्शन इफेक्ट हो सकती है। तो इसीलिए क्या बोला गया कि अगर हम किसी रजिस्टर के ऊपर एनग्रेव नहीं कर सकते उसकी वैल्यू, एनग्रेव मतलब उसके ऊपर खोद के लिखना नहीं पॉसिबल है, तो क्यों ना हम एक कोड यूज करें जिसे हम लोग नाम देते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन ये है कि ये इसलिए किया जाता है ताकि रजिस्टर की वैल्यू कितनी है ये हम वो कलर कोड देख के पहचान जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? कलर कोड देख के पहचान जाए। तो जनरली जो रजिस्टर का डायग्राम होता है वो इस टाइप से होता है, ऐसे बनी हुई होती है रजिस्टर, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे डिफरेंट बैंड्स होते हैं डिफरेंट कलर्स की। जनरली 3 बैंड होते हैं, 3 बैंड हो सकते हैं, 3 बैंड कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस हो सकती है, या फिर फोर बैंड कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस फॉलो हो सकती है। ठीक है, तो यही दिखाया गया है 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 बैंड कोडिंग रेजिस्टेंस में एक बात आपको समझनी है कि जो 4th बैंड होगी वो इधर होगी गोल्डन कलर या सिल्वर कलर या नो कलर। मतलब ये जो लास्ट में ये जो 3 आपको दिखाए गए हैं, आप अगर ध्यान दे रहे हो, ये 4th बैंड में हम इन्हीं तीनों को यूज कर सकते हैं, बाकी और किसी को भी नहीं, गोल्ड सिल्वर या नो कलर। तो आपको रजिस्टर देखने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये थर्ड बैंड है, और 4th बैंड रहती है, उसके अंदर इधर गोल्ड कलर सिल्वर कलर या नो कलर होता है। और अगर बैंड ही नहीं बना है तो 3 बैंड की कोडिंग चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये थर्ड बैंड है और ये 4th बैंड। अभी समझने वाली बात ये है कि बच्चे का जो जेन्युइन डाउट होता है वो ये होता है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड एकदम आइडेंटिकल होता है, तो पता कैसे चले कि 1 से लेके 4 और 1 से लेके 3 की नंबरिंग किस साइड से करें, कि नंबरिंग किस साइड से करें, लेफ्ट हैंड साइड से करें और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड। तो इसका आंसर या सॉल्यूशन ये है कि जो 4th बैंड है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड सिल्वर या नो कलर हो सकती है। एक बैंड बना हुआ रहेगा, उसका अगर कोई कलर नहीं दिया है तो वो 4th बैंड है, ये समझ जाइए। और अगर उसमें गोल्ड या सिल्वर है तो वो 4th बैंड है, वो कभी भी फर्स्ट बैंड नहीं हो सकता। तो अगर गोल्ड या सिल्वर प्रेजेंट है, इट हैज टू बी प्रेजेंट इन द 4th बैंड, इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैंड। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो दैट इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि आपको कहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड बैंड लेना है, वेदर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर आपको एक साइड में गोल्ड आ गया, गोल्डन कलर या सिल्वर कलर आ गया, तो आप समझ जाइए कि ये 4th बैंड है, तो उसके ऑपोजिट साइड से आप फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, 4th बैंड लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? अब आप समझिए, देखिए ध्यान से कैसे हम इसको वर्कआउट करेंगे। मान लीजिए एक रजिस्टर है, मैं थोड़ा बड़ा सा दिखा रहा हूँ, ठीक है, पहला वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम। और आपने मान लीजिए यहाँ पे पहला बैंड जो है वो कर लिया ग्रीन, पहला बैंड ग्रीन है, दूसरा बैंड येलो, दूसरा बैंड येलो है, और तीसरा बैंड जो है वो है रेड। 3 बैंड का नोमेनक्लेचर है। तो रजिस्टर में ये 3 बैंड बने हुए होंगे, आपको ये देख के बताना है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, ये आपको बताना है। पहला वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस,
रेजिस्टेंस कितना होगा? बहुत सिंपल है। पहला बैंड फर्स्ट, ये 1 मतलब ये फर्स्ट बैंड है। इसके नीचे का कॉलम देखो, ग्रीन, ग्रीन के कोरस्पॉन्डिंग कितना है रे? 5, मतलब ये 5 आया। दूसरा येलो, सेकंड येलो कितना है? 4, और थर्ड रेड, रेड में कितना है? 10 स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये है 54 इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज 5400 ओम। क्या मेरी बात समझ में आई? दिस इज 5400 ओम का रजिस्टर है। क्या मेरी बात समझ में आई? फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड से मेजर करोगे या फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड भूल जाओ, आपको देखना है क्या 3 बैंड है या 4 बैंड है। अगर 3 बैंड है तो घबराने वाली बात नहीं है, 3 बैंड है तो घबराने वाली बात नहीं है। 3 बैंड में आप फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड आप डिसाइड कर लो। अगर 4 बैंड है तो जनरली 4 बैंड होता है और नो कलर रहता है। तो नो कलर अगर है तो नो कलर वाला हमेशा फोर्थ है, उसके ऑपोजिट से आप मेजर करना शुरू करें। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी आई है? अच्छा, तो फोर्थ बैंड ऐसा रहेगा बट उसका कोई कलर नहीं होगा, या फिर सिल्वर कलर होगा, जैसा भी है। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, सॉरी, ये फर्स्ट बैंड है ब्लू, ऑरेंज, वायलेट, और जो चौथा बैंड है वो है नो कलर का। आपको दिख रहा है ना, ये नो कलर का बैंड है, मैंने व्हाइट कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये थर्ड बैंड है और ये फोर्थ बैंड है। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है बोलिए? जल्दी बताइए इसकी रेजिस्टेंस, कौन बताएगा? फटाक से बोलो। बहुत इजी सेक्शन है ये, इसमें ज्यादा टाइम मत लगाओ, जल्दी फटाक से। कितना है इसका रेजिस्टेंस बोलो? जल्दी बोलो, कोई नहीं बोल पा रहा है क्या? किसी को समझ ही नहीं आया क्या है? जल्दी बोलो भाई, इसमें क्या फंस रहे हो? बहुत आसान चीज है ये, जल्दी बोलो इसका रेजिस्टेंस कितना है? फर्स्ट ब्लू कलर, ब्लू के करस्पॉन्डिंग कितना है? 6। सेकंड, सेकंड ऑरेंज, ऑरेंज 3। थर्ड वायलेट, वायलेट मतलब इंटू 10⁻⁷। और फोर्थ है व्हाइट, व्हाइट का टॉलरेंस है, नो कलर मतलब टॉलरेंस, मतलब इसकी टॉलरेंस है ±20%। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस 63 इंटू 10⁻⁷ ±20% है। मतलब इसकी रेजिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन वेरिएशन इन कंडीशन 63 इंटू 10⁻⁷ के ऊपर 20% हो सकती है या उसके नीचे 20% हो सकती है। ±20% इज द टॉलरेंस दैट वी आर हैविंग। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अगर हमें टॉलरेंस बहुत कम रखना है, मतलब रेजिस्टेंस की वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो मुझे फोर्थ बैंड कौन सी डालनी चाहिए मिनिमम टॉलरेंस के लिए? मिनिमम टॉलरेंस के लिए मतलब मिनिमम वेरिएशन के लिए मुझे फोर्थ बैंड कौन सी डालनी चाहिए? गोल्ड। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? एवरीवन, एवरीवन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल यूज दिस। क्या आपको समझ आई है? क्या आपको समझ आई है? पक्का? पक्का?
तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सवाल है कि ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए। ये टेबल याद करने का स्टैंडर्ड तरीका सभी किताबों में उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि इसे खुद मैंने बनाया है। ध्यान से देखिए, इसको याद रखने का सिंपल तरीका, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। सुनिए, ब्लैक, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, ग्रेट ब्रिटेन। मैं लिख देता हूं, आपको सिर्फ इसके लीडिंग लेटर्स देखने हैं। ग्रेट, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे एंड डब्ल्यू फॉर व्हाइट। उसके नीचे के वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, याद रख सकते हो क्या? याद रहेगा? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। और आपको 0 1 2 3 4 9 तक लिखना है इसी ऑर्डर में, बी बी आर ओ वाई जी बी वी जी डब्ल्यू, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक, 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power up to 10 to the power 9, उसके बाद 10 to the power -1, 10 to the power -2, ठीक है। और फिर फोर्थ में +-5%, +-10%, +-20%। क्या मेरी बात समझ में आई है? पूरा टेबल याद हो गया? क्या क्लैरिटी है? ध्यान से देखो, समझ आई है बात एवरीवन? कोई रिस्पॉन्स नहीं है भाई। क्या समझ आई है? क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? अरे आ जाते हैं भाई, तो ये बहुत इजी सेक्शन है, तो चिंता मत करो। क्या क्लैरिटी है? आ जाएगा। क्या कलर कोडिंग देख के रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हो? क्या ये पूरा टेबल याद रख सकते हो? कभी भी ये टेबल अगर आपके दिमाग में सेट रहे तो आप कोई भी कलर कोड देख के आंसर कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड, चलो। सो दिस विल ब्रिंग अस टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अभी इस जगह पे एंड करेंगे, ठीक है। अब आगे की जर्नी हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर से शुरू कर देते हैं, विच इज कैपेसिटर। चलिए लिखिए, नया चैप्टर, नया शुरुआत, एक नया अनोखा चैप्टर आपके लिए, एंड दैट इज कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। लिखिए, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। वो आप केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। केमिकल इफेक्ट के ऊपर हमारा ज्यादा सवाल नहीं आता है, डोंट वरी, ठीक है। यही है सिलेबस में, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर सिलेबस में, ठीक है। आइए, सो कैपेसिटेंस, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये टर्म आप पहली बार सुन रहे हो। तो कैपेसिटेंस का शब्द का मतलब है, अच्छा, बिफोर आई गो इनटू दिस चैप्टर, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। क्या है वो बातें? सबसे पहले, इस चैप्टर को मास्टरी करने के लिए, जो मैं हर चैप्टर के आगे करता हूं, इस चैप्टर की मास्टरी के लिए आपको 2 चैप्टर आने चाहिए। अगर आता है तभी ये चैप्टर मास्टरी होगी, या लटक जाओ। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया है, आपने कितना समझा है वो आपके ऊपर है। दूसरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 चैप्टर अगर आपको आते हैं तभी आपसे कैपेसिटर के सवाल बनेंगे। अगर ये 2 चैप्टर आपको नहीं आते हैं तो आपसे कैपेसिटर के सवाल नहीं बनेंगे। अभी कैपेसिटर्स के जो सवाल आते हैं, ये सवाल में आपको कुछ कुछ चीजें आपको लगेंगी कि वैसी ही चल रही हैं जैसे हमने रेजिस्टेंसेस या करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट थियरी के रिलेटेड किए थे। कुछ कुछ चीजें वैसी चलेंगी, ठीक है। तो वैसे घबराने वाली बात नहीं है, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, एक और चीज है, मैं एक छोटा सा सेक्शन भूल गया हूं जो मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना। पहले मैं वही कंप्लीट करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। वो है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जैसे मतलब माइक्रोस्कोपिकली क्या क्या पैरामीटर्स वेरी करते हैं। हार्डली वो 20-25 मिनट का एक सेक्शन है, डिस्कशन है, वो मुझे कंप्लीट कराना पड़ेगा। मुझे याद दिलाना, भूल गया, मैं कैसे स्टार्ट कर चुका हूं, तो इसी को पढ़ाता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि इसके जो वेरिएंट्स हैं, या जो इसका जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने की संभावना है, वो कैसे क्वेश्चंस आएंगे? वो आएंगे पहला कैपेसिटेंस के बेसिक डेफिनेशन के ऊपर आएंगे कि कंस्ट्रक्शन कैपेसिटेंस का कैसा होगा, या डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, उसके ऊपर सवाल आ सकते हैं।
दूसरा सवाल आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस के ऊपर। जैसे आप रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन कर रहे थे ना सीरीज पैरेलल, वैसे ही आप कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन करोगे सीरीज पैरेलल, और जिसको करने के लिए आपको सर्किट थ्योरी बताई गई। तो सर्किट थ्योरी रिलेटेड जितने भी रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चंस आते थे, एग्जैक्टली सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कैपेसिटेंस में भी मिलेंगे। पूरा सिमेट्री उमेट्री, लैडर प्रॉब्लम्स, व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, सब कुछ जैसे का जैसा आपको रेजिस्टेंस या करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिला था, वैसे के वैसे सवाल आपको फिर से कैपेसिटेंस में मिलने वाले हैं। वो एक सेक्शन होगा जहां पे मैं बहुत फास्ट मूव करूंगा, बिकॉज आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो सब चीजें बहुत डिटेल में बताई गई। तो वहां पे मैं ऐसा नहीं कि करूंगा नहीं, बट मैं कुछ अलग वैरायटी के प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और आपको थोड़ी बहुत आइडिया देके आगे बढ़ेंगे कि ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट से हम करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में किए हैं, बिल्कुल हूबहू वही कॉन्सेप्ट चलेगा आपका, ठीक है। और इसके बाद जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आती है वो आती है कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रॉब्लम्स, मतलब जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैकेनिक्स दोनों का एप्लीकेशन होता है। तो एक्चुअली ये चैप्टर की मास्टरी के लिए आपको एक और चीज का सहारा चाहिए, एंड दैट इज मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स तो बेसिकली मैं आपको बोल चुका हूं कि इसका एप्लीकेशन आपको फिजिक्स के ऑलमोस्ट हर टॉपिक में मिलने वाला है, जो आप अपने अंडर ग्रेजुएट या फिर आप अपने क्लास 12th लेवल में करने वाले हो। तो मैकेनिक्स तो रहेगा। तो इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन या तीन सब टॉपिक के कॉम्बिनेशन से ही आपका अच्छा कैपेसिटर का सवाल बनेगा, और जिनको इन तीनों चीजों की मास्टरी है वो कैपेसिटर के क्वेश्चंस अच्छे से कर सकता है और समझ सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एज फार एज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज कंसर्न। तो अगर मैं नीट की बात करूं, मैं दोनों का बाइफर्केशन कर देता हूं। अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर्स मिला के अराउंड 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आप पकड़ लो, हर साल रखा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर्स मिला के 2 चैप्टर मिला के आप 2 से 3 क्वेश्चंस पकड़ लो, ठीक है। और जहां तक जेई की बात है, जेई मेंस और एडवांस्ड मिला के, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिला के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिक्स, इन तीनों का एप्लीकेशन मिला के आप समझ सकते हो कि कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन, इसके क्वेश्चंस अराउंड आपको 3 से 4 मिल जाएंगे मेंस और एडवांस मिला के। या फिर एडवांस में भी अगर आप देखोगे तो अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मेंस में बिकॉज संख्या क्वेश्चंस की कम है तो आप पकड़ सकते हो कि एग्जैक्टली कैपेसिटर से आपको एक सवाल मिलेगा। तो 4 सवाल के आसपास आपको मेंस और एडवांस में मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू, क्या चाहिए इस चीज को मास्टरी करने के लिए इस चैप्टर को, वो मैंने बताने की कोशिश की। नाउ लेट्स स्टार्ट अवे। आज हम बहुत कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक बातें समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो उनके कारण फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है, ये सब चीजों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होता है? कैपेसिटेंस हम किसी भी कंडक्टर का डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम एक टर्म पढ़ेंगे कैपेसिटर, उसका डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग सब कुछ कंडक्टर के टर्म्स में देखेंगे और फिर कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो कैपेसिटेंस का जो बेसिक डेफिनेशन है, सब लोग लिखना, बिकॉज यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मैं अभी लिखा रहा हूँ, बिकॉज ये ऑनलाइन है तो मैं कुछ लिखाना चाहता हूँ ताकि आपके पास नोट्स भी पैरेलली बने। सब लोग लिखिएगा अपने कॉपी में। तो कैपेसिटेंस की जो बेसिक डेफिनेशन है, इट इज कैपेसिटेंस, मैं पहले कंडक्टर की बात करूंगा, तो आई विल राइट दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is defined as charge required to raise the potential of conductor by 1 volt. कैपेसिटेंस क्या होती है? Capacitance of a conductor is defined as charge required to raise the or increase the potential of conductor by 1 volt, or it is defined as the charge that needs to be reduced from the conductor to decrease the potential of the conductor by 1 volt. This is the first definition. सब लोग लिखे, ठीक है। तो बेसिकली कैपेसिटेंस जो शब्द है, राइट, इस शब्द की मीनिंग है ability to hold charge, ability to hold charge। मतलब किसी कंडक्टर की अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है
तो उस कंडक्टर की एबिलिटी टू होल्ड चार्ज जो है वो काफी ज्यादा है। फिर से सुनो, अगर किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस ज्यादा है तो उस कंडक्टर की क्या ज्यादा है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, मतलब वो अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज रख सकता है या उसके ऊपर रखा जा सकता है। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस। तो अभी जो हमने डेफिनेशन लिखी है ये तो अपने को समझ में आया, लेकिन अगर हम एबिलिटी टू होल्ड चार्ज या एबिलिटी टू स्टोर चार्ज के ऊपर बात करें, होल्ड मतलब इसको आप और बोल के स्टोर भी लिख सकते हो, स्टोर चार्ज, ठीक है। तो स्टोर चार्ज अगर हम इसका बेसिक मीनिंग, फील वाला मीनिंग समझ रहे हैं, तो इसके डेफिनेशन को भी उसके अनुरूप अगर लिखें तो बेटर होगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज द चार्ज stored in a conductor, charge stored in a conductor per unit potential difference. It is the charge stored in the conductor per unit potential या per unit potential difference, ठीक है। This is the another definition of capacitance। तो आप इन दोनों में से किसी भी डेफिनेशन को यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा फील वाली डेफिनेशन सेकंड है, बिकॉज कैपेसिटेंस एज द नेम सजेस्ट कैपेसिटी मींस एबिलिटी टू होल्ड व्हाट, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। तो किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी टू होल्ड चार्ज डिसाइड करती है कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी ज्यादा है। कुछ कंडक्टर्स की एबिलिटी टू होल्ड चार्ज ज्यादा होगी, कुछ कंडक्टर्स की कम होगी। तो जिसकी ज्यादा एबिलिटी टू होल्ड चार्ज है उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, अब ये इसका डेफिनेशन हुआ। अब इसको समझते हैं कि व्हाट इज द रियल फील ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, मान लो मैंने कोई एक आर्बिट्ररी कंडक्टर ले लिया, आर्बिट्ररी, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, एक आर्बिट्ररी शेप का मैंने कंडक्टर ले लिया, ठीक है, ठीक है, एक आर्बिट्ररी शेप का मैंने कंडक्टर ले लिया। अच्छा, अगर मैं इस आर्बिट्ररी शेप के कंडक्टर में चार्ज Q डालता हूं, तो हमने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर पे चार्ज Q डालेंगे तो वो चार्ज अपने को कहां पे मिलेगा? Where do you think we will get that charge? We will get that charge on the surface of the conductor if we are talking about conducting surfaces. अगर नॉन कंडक्टिंग हुआ तो हम चार्ज को जहां चाहे रख सकते हैं, लेकिन अगर वो एक कंडक्टर हुआ तो कंडक्टर में चार्ज हमेशा कहां पे मिलता है? सरफेस पे मिलता है। तो मान लो हमने इसको एक चार्ज Q दिया, तो जब हमने इसको चार्ज Q दिया तो किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो हम उस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ा देते हैं। पहले जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, मान लो इसकी पोटेंशियल थी V। अब जब मैंने इसके ऊपर चार्ज Q दिया है तो इसकी पोटेंशियल 0 से रेज होके मान लो हो गई V। तो ये देखा गया है कि ये जो V है जिससे कि ये पोटेंशियल इस कंडक्टर का रेज हुआ है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q दैट इज बीइंग सप्लाइड टू द कंडक्टर। फिर से सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में कोई चार्ज पहले नहीं है, इनिशियली देयर इज नो चार्ज, तो उसकी पोटेंशियल कितनी है? उसकी पोटेंशियल 0 है। जैसे जैसे आप इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज दोगे वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी। इसको समझने का बेस्ट तरीका, आप सबने इलेक्ट्रोस्टैट्स में स्फीयरिकल कंडक्टर पढ़ा था। मान लो हमारे पास एक स्फीयरिकल कंडक्टर है एंड लेट मी से दैट स्फीयरिकल कंडक्टर की जो रेडियस है, स्फीयरिकल कंडक्टर की जो रेडियस है वो r है। अगर मैंने इस कंडक्टर पे चार्ज Q दिया, स्फीयरिकल कंडक्टर पे, आई एम गिविंग अ चार्ज Q टू स्फीयरिकल कंडक्टर, जिसके कारण इसके सरफेस की पोटेंशियल, इसका सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, इसके सरफेस की जो पोटेंशियल होगी, इसके सरफेस की जो पोटेंशियल होगी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वो कितनी होगी? कौन बताएगा? देखो किसी का आंसर आया है या नहीं? कितना आएगा? बोलो 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 बोलो, कितना आएगा? इसके सरफेस की पोटेंशियल कितनी होगी? जल्दी बोलो। नहीं बोल पाए तो कांच के सामने जाके रोना कि मैं ही ऐसा क्यों हूं।
कि इतने डिटेल में बताने के बाद भी मैं जस्ट कंप्लीट हुए चैप्टर का आंसर नहीं दे पा रहा हूं। बताओ जल्दी, अगर मैंने इस कंडक्टर के ऊपर, इसका रेडियस आर है, अगर मैंने इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्यू दे दिया है, बताओ इसका पोटेंशियल कितना है, और वो पोटेंशियल कहाँ का पोटेंशियल है? बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं तुम्हारा परफॉर्मेंस देख के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, ऋषिकेश ने बहुत सोच समझ के जवाब दिया, इधर उधर नोट्स वोट्स देख के। बिल्कुल सही है। K Q by R is the potential, and this is the potential at surface, and this is also the potential at any region inside the surface. बताया था मैंने, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है तो उसके अंदर का रीजन जो है वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q समझा गया यहाँ पे, ध्यान सुनना। तो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लाया है जिसे हमने बोला C। ये जो C है, दिस इज, ठीक है, इसको मैंने एक्चुअली सॉरी एक Q प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया गया है जिसे हम लोग बोलेंगे C इंटू V, इक्वालिटी बनाने के लिए। ये जो C है, this C is Q by V and this C is the capacitance of this conductor. तो capacitance of this conductor is mathematically equal to the formula Q by V, ठीक है, मैथमेटिकली इक्वल है। अब आपको समझ में आएगा कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड इंडिपेंडेंट ऑफ V, इट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स। जैसे V इक्वल टू IR था, क्या आप लिखते थे, याद है? करंट डेंसिटी में R इज इक्वल टू V बाय I, बट R डज नॉट डिपेंड ऑन V, नाइदर इट डिपेंड्स ऑन I, बिकॉज R इज अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स। वैसे कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाय V, कोई अगर गलती से भी ऐसा सोच रहा है कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, गलत है वो। Q और V को डिवाइड करेंगे तो C मिलेगा, बट C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड इंडिपेंडेंट ऑफ V, C डिपेंड ऑन समथिंग एल्स, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इट्स ऑलमोस्ट टाइम, आज मैं यहीं तक रखूंगा इसको, ठीक है। सो विल मूव अहेड विद दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है।